अता साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जारहाना सियासत करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दें कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही है कि जरदारी साहब ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिसकी रिजेक्शन और रिफ्यूज़ल या रिबटल नवाज शरीफ साहब के तरफ से खुद आ गया, वो कहते हैं किसी के कहने पे की है। आपकी नज़र में जरदारी साहब का इशारा किस तरफ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तकरीबन 30-35 साल के उनके बड़े दरीना ताल्लुकात हैं आसिफ अली जरदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के। और उनके ज़ाती नौयत के ताल्लुकात थे। मैं प्रिवी हूँ कि वो एक दूसरे से बहुत एक कुर्बत रखते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, ख्वाजा आसिफ साहब ने माजरत की। मैं समझता हूँ कि वो मामला अब ख़त्म हो गया है। मगर ऑब्वियसली जरदारी साहब ने कोर्ट से निकलते हुए लापकुशाई ज़रूर की कि जिन्होंने किसी के कहने पर किया होगा। अब ये या जरदारी साहब बता सकते हैं या पीपल्स पार्टी बता सकती है कि उनका इशारा किस तरफ था। बट मैं समझता हूं कि एक जरूर ये फेज आया था जिसमें एक स्टेटमेंट आई, उस पर रिएक्शन भी आया। बट आई बिलीव इट इज नाउ बिहाइंड अस। और उससे हम आगे आ गए हुए हैं। और ख्वाजा साहब ने जब क्लैरिफिकेशन भी कर दी और माजरत कर ली, तो मैं समझता हूँ कि अब ये मामला काफी डाई डाउन कर गया है। और इंशाल्लाह जो पीडीएम की मूवमेंट है उस पर इसका किसी किस्म का कोई इफेक्ट मैं नहीं देखता अच्छा इसमें। अता साहब, ये आप बिलीव करते हैं कि ये मामला डाई डाउन कर गया है, ऑपोजिशन होप भी यही करेगी कि ये मामला डाई डाउन कर गया है, लेकिन ये ऑपोजिशन ऐसी है जिसने बहुत दफा एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे का हाथ झटका भी। माजी में हमने ऑपोजिशन के इत्तेहाद का शीराजा बिखरते हुए भी देखा और ऑपोजिशन किरची किरते होते हुए भी देखा। अब अनफॉर्चुनेटली अवाम ये समझते हैं कि शायद ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद उस कदर ताकतवर ना हो पाए कि वो जो पीक दरकार होती है किसी भी हुकूमत को घुटनों पर लाने के लिए, वो उस लेवल तक जा सके। इसलिए क्योंकि शुरू में ही कहीं ना कहीं दरारें नजर आना शुरू हो गई हैं, तो फिर इब्तदाए इश्क है होता है कि आगे आगे देखिए होता है कि वो वाली सिचुएशन ना हो जाए कहीं। देखिए, कल जब पीडीएम के मरकजी ओहदेदारान का ऐलान किया गया, तो मौलाना फजल रहमान की सदारत के बाद आपको पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और राजा परवेज अशरफ साहब को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और एक को नायब सदर और दूसरे को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की बात होती तो शायद ये इतनी खुश असलूबी के साथ ये मामलात एमिकेबली तय ना हो पाते, बट वो हो गए हैं। और माजी में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एंड आई एडमिट कि हमारा बहुत आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहा। वो चाहे चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हों, वो वजीर आजम का इलेक्शन हो। ऑपोजिशन पे जरूर ऐसे वक्त आए हैं कि जहां पे ऑपोजिशन थोड़ी बहुत डिवाइडेड भी रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नजर आया है। मगर मैं ये पिछले 1.25 साल जो जिस प्रोसेस से हम गुजरे हैं, और मैं एक ऐनी शाहिद रहा हूँ तमाम मामलात का बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अपने पार्टी के। तो मैं समझता हूँ कि जितनी मुत्तहिद ऑपोजिशन अब है, माजी में कभी नहीं थी। ऑब्जेक्टिव और गोल बड़ा क्लियर है। और इस तरह की मूवमेंट देखिए एपीसी पहले भी हुई, बट इस तरह की एपीसी मुल्क की तारीख में पहली दफा हुई है। सारे यूनानिमस हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स क्लियर है। जो कमेटियां आगे बन रही हैं, जो आगे कोऑर्डिनेशन हो रही है, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दैट। तो मैं समझता हूं कि ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऑपोजिशन मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। और हमारी रोज की बुनियादों पे जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। और जो आगे स्केड्यूल भी तय पाया है जलसों का, बाकी मामलात का, एहतजाजी मुजाहरों का, उसमें तमाम पार्टीज जो हैं वो इंशाल्लाह आपको यूनाइटेड नजर आएंगी। राइट। अच्छा अता साहब, अब ये जो यूनिटी है इसका रिएक्शन भी आपको नजर आएगा सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी। एक एफआईआर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 43 लीडरान के खिलाफ करवाई गई। उस एफआईआर पे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इजहार बरहमी भी किया और लाताल्लुकी का इजहार भी किया। आप समझते हैं फिर भी कि इस एफआईआर में कहीं ना किसी तरीके से हुकूमत का कोई हाथ हो सकता है, या डू यू बिलीव जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है लीडरशिप से? अनीका साहबा, थैंक यू वेरी मच। बड़ा पर्टिनेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए, बात यह है कि जब सिडिशन का या गद्दारी का मुकदमा कायम होता है, तो वो किसी इंडिविजुअल की दरखास्त पे बगैर आला हुकाम को बताए केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता। मैं खुद उसमें नामजद हूं। यानी उसमें 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर हैं, 3 फौज के फॉर्मर जनरल्स उसमें हैं। तो ये तो एक मैं समझता हूं कि हुकूमत की नालायकी और नाअहली है कि एक पर्चा इस तरह का हो जाए और उनको कानो कान खबर ना हो।
कल फवाद चौधरी साहब का बयान कि इसकी हम मजम्मत करते हैं और ये हम बिल्कुल इजहार ला ताल्लुकी फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। फिर शहबाज गिल साहब ने बाकायदा एक ट्वीट करके और स्टेटमेंट जारी करके इसका जवाब पेश किया कि जी ये गद्दारी नहीं है, ये सेडिशन है, और उसके फर्क बताए कि पर्चा कैसे रजिस्टर हुआ। तो ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक यू टर्न है। जब बैकलैश देखा गया मीडिया के ऊपर और उन्होंने देखा कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हुकूमत ने मेरा ख्याल है इस पे एक यू टर्न लिया है। और जिस शख्स की तरफ से ये दरखास्त दी गई थी उसकी तस्वीर आई हैं गवर्नर पंजाब के साथ, इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के मुख्तलिफ जो हैं वो रहनुमाओं के साथ। तो ये इतना आसान मामला नहीं है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बेचारा थाने में जाए, उसका केस तो रजिस्टर नहीं होता। आपने देखा, और मैं इसमें एक नई बात भी करना चाहता हूं, अभी तक ये बात किसी ने की नहीं है। मैं आपकी तवज्जुह से ये अवाम को बताना चाहता हूं कि ये सब नए सीसीपीओ उमर शेख की कारस्तानी है। उनको जिन हालात में लाया गया, जैसे इंस्टॉल किया गया, और उनसे जो तवक्कुआत थी वो उन तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं। उनको लगाने आप वाले क्लियर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कह रहे हैं अता साहब, यही तो वो आप पे ब्लेम करते हैं कि पीएमएलएन ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के जरिए सत्यानाश कर चुकी है, और आप अब पीटीआई पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, शहबाज शरीफ साहब से पूरे जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट, इसका गिला ये रहता था कि जी आप अफसरों की ज्यादा सुनते हैं, आप तैनातियों के वक्त हमें पूछते नहीं हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे 10 साल, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के, कि जितनी भर्तियां हुई सरकार में मेरिट पे हुई, कोई एक भर्ती पे कोई उंगली नहीं उठा के कह सकता कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी। बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग ट्रांसफर्स, मैं आपको बताऊं नीका साहिबा, मैं क्योंकि शहबाज साहब के साथ बड़ा क्लोजली काम किया है, 3 इंटेलिजेंस एजेंसी से अफसरों की रिपोर्ट्स आती थीं, उनके मुताबिक उनकी इंटेग्रिटी को देखते हुए उन्हें तैनात किया जाता था। और इंटरव्यू करते हुए कहा जाता था कि अगर मेरे दफ्तर से भी आपको गलत कॉल आए गलत काम के लिए, आपने वो काम नहीं करना। और मैं ऐसे ये समझता हूं कि हमारे जो आईजी 10 साल के दौरान थे, बाइज्जत रिटायर हुए। आप शौकत जावेद साहब को देख लें, तारिक सलीम डोगर साहब को देख लें, हाजी हबीबुर रहमान साहब को देख लीजिए, सारे आईजी बाइज्जत अपना टेन्योर उन्होंने पूरा किया। चीफ सेक्रेटरीज ने बाइज्जत टेन्योर्स गुजारे। इधर तो एक शिकायत लगती है कि ये पॉलिटिकल हमारे काम नहीं कर रहे, और वहां पे आप देखते हैं कि 6 आईजी तब्दील हो जाते हैं, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो जाते हैं, और कोरोना के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ को तब्दील कर दिया जाता है। तो ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है? और ये जो उमर शेख साहब को तैनात किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए शहजाद अकबर साहब कीमा पे तैनात किया गया है। और ये जो सेडिशन का पर्चा है शदरा वाला, ये मैं समझता हूं कि ये उसी का एक शाखसाना है कि एक ऐसी सियासी जमात पे इस तरह का पर्चा हो जाना और हुकूमत का कहना हमें पता नहीं है। तो ये पर्चे इतनी आसानी से नहीं होते, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये पूरी मिली भगत से हुआ है, और हुकूमत इससे बाखूबी वाकिफ भी थी, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए किया गया है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शिबली फराज साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही, और वो कही कि जो एक सियासी जमात, इशारा आपकी तरफ, बात कर रही है वही दुश्मन को सूट कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात वो गुफ्तगू कर रही हो जो कि बाद में दुश्मन एक्सप्लॉइट कर सकता हो? और आपको पता है कि आपके ऊपर इस वक्त बहुत सारे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत सारे गद्दारी के मुकदमे होने की या FIR होने की बात तो अलग है, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू भी चल रही है। अता साहब, ये एक बहुत बड़ा ब्लेम है एक पाकिस्तान की ऐसी जमात के ऊपर जहां जिसके सरबराही 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हों। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? देखिए, बात यह है कि जब आप सियासी मैदान में किसी का मुकाबला ना कर सकें और आपने लोगों का भी जीना अजीरन कर दिया हो, लोग पुराने पाकिस्तान को याद करें कि जहां पे आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी। आज देखें 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 हो गई है, चीनी 100 रुपए किलो से ऊपर मिल रही है। तो ये जब आपने इस तरह के काम किए हो, आपने लोगों को बेरोजगार किया हो, आपने लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल दिया हो, आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना हो मुकाबला करने के लिए, और आप सियासी मैदान में भी मुकाबला ना कर सकें, एक खोखला नारा एहतसाब का लगाएं और अपने सियासी मुखालिफिन को अंदर कर दें,
आपके साथ जो आपकी सफ़ों में वज़रा बैठे हैं, वो आटा स्कैंडल में भी इन्वॉल्व हों, वो चीनी स्कैंडल में भी इन्वॉल्व हों, वो दवाइयों के स्कैंडल में भी इन्वॉल्व हों, वो ये जो आईपीपीज हैं, पावर प्रोजेक्ट्स के स्कैंडल्स में भी इन्वॉल्व हों, और वो काबीना की पोजीशंस में बैठे हों, उनकी कोई बाज पुरस ना हो, जहांगीर तरीन मुल्क से चले जाएं, जुल्फी बुखारी को पूछे कोई ना। तो मेरा मानना यह है कि ये सबसे आसान काम है कि जब अपने मुखालिफ का आप सामना ना कर सकें, उसकी कारकर्दगी का मुकाबला ना कर सकें, सियासी तौर पे उसका मुकाबला ना कर सकें, तो आप गद्दारी का इल्जाम लगा दें। मुझे ये बताइए कि जब एसएचओ शादरा ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को गद्दारी के मुकदमे में बुक किया, क्या कश्मीर कॉज इससे हर्ट नहीं होगा? क्या पीएम आजाद कश्मीर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर यहां पे रहते हुए हमेशा कश्मीर कॉज के लिए एक बड़ी बुलंद आवाज नहीं उठाते? क्या वो फोर्सफुली बात नहीं करते? तो ये देखिए, अमेरिका में 1950s में एक सेनेटर जोसेफ मैकार्थी थे, उन्होंने एक शुरू किया था ट्रेंड कि वो कोल्ड वॉर के दौरान हर बंदे पे इल्जाम लगाते थे कि ये सोवियत स्पाई है, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी। सियासी मुखालिफिन का मुकाबला वो ऐसे करते थे कि जी ये जो है, ये शख्स जो है, ये जासूस है। तो मैं समझता हूं करने को बातें मेरे पास बहुत है निका साहिबा, मैं आपको 1 2 3 4 करके बता सकता हूं फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के हवाले से, बट ये गेम मेरा ख्याल है बंद होनी चाहिए। हम गद्दारी के और हिब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट ना बांटें। अग्रीड, अग्रीड। अच्छा अता साहब, लास्ट सवाल, और वो ये कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी अनवारुल हक काकर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान की आवाज़ के बारे में आज ऑपोजिशन को याद आया है, इससे पहले किधर थे? पीएमएलएन की हुकूमत रही, 2 सीएम्स तब्दील हुए, डॉक्टर मालिक और दूसरे, उसके बाद फिर जब आप लोगों की हुकूमत गिरी, पीपीपी नोन रही कि वो गवर्नमेंट गिराने में, एक आप लोगों की गवर्नमेंट गिराने में उनका हाथ था, तो एक सर्टेन इन्फ्लुएंस बलूचिस्तान में उनका भी था। मौलाना फजल रहमान तो कहते ही हैं कि मेरा बलूचिस्तान में अपने इलाकों के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो आप लोग अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जब काम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दिस इज व्हाट सेनेटर अनवार हैड टू से। देखिए, बड़ा सिंपल है कि एक तो जो डॉक्टर मालिक नेशनल पार्टी से जिनका ताल्लुक था, उनके साथ हमारा अग्रीमेंट था कि आधी टर्म वो पूरी करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी हमारी थी, और आधी टर्म हमारे चीफ मिनिस्टर पूरी करेंगे। जब उनकी आधी टर्म गुजर गई तो बाकी आधी टर्म हमने पूरी की, वो एक पॉलिटिकल हमारा कंसेंसस था, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बट वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के अगर आप बलूचिस्तान के दौरे देखें, वो गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कितने फंड्स का इजरा किया, वो गवादर कितनी दफा गए, वो मकरान कोस्टल हाईवे के हवाले से उन्होंने क्या क्या फंड्स का इजरा किया। अभी भी जो तस्वीर आप देखते हैं, जब वो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें जनरल राहील शरीफ उनके साथ मौजूद हैं, वो कहीं पे किसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कहीं पे बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर से मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान को पूरी ओनरशिप दी गई। और वजीर आजम ने, नवाज शरीफ साहब ने जितने विजिट्स बलूचिस्तान के किए, वो कम ही किसी और सूबे के उन्होंने किए। ऑब्वियसली पंजाब से उनका ताल्लुक है, वो घर है उनका, मगर उसके बावजूद वो बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान के मसाइल को सुना और उनको हल करने की भी कोशिश की। और सी पैक के तहत देखिए, सी पैक को पाकिस्तान में जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया, और सी पैक के हवाले से जितने मंसूबे हैं वो मियां नवाज शरीफ के दौर में लगे, और जितनी फंडिंग आई वो उस दौर में लगी। तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की तरक्की में बड़ा फाल किरदार हमारी जमात का है, और हमें बड़ा फख्र है उस किरदार। राइट अता साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।